हाय एवरीवन दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि इकॉनमी लिहाज से और मुल्क की ग्रोथ के लिहाज से भी पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले तो कंपैरिजन नहीं बनता था, लेकिन आज की डेट में कंपैरिजन इसीलिए बनता है कि यानी कि कंपैरिजन उल्ट हो चुका है एक लिहाज से कि पाकिस्तान वीक हो गया है, पीछे चला गया और इंडिया ऊपर चला गया है। लेकिन ये वीडियो बेसिकली कार्स के ऊपर है कि इंडिया के अंदर कार चीपेस्ट प्राइस पे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। ये लोग किसी महंगी चीज के पीछे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ आटे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं। हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वक्त एक लग्जरी है, क्योंकि कराची जैसे शहर के अंदर आटे के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान में फिलहाल बुरे हालातों के चलते बहुत सारी चीजें हद से ज्यादा महंगी मिल रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा से ही वहां पर महंगी हैं? जी हाँ, गाड़ियाँ। या अल्लाह, पाकिस्तान में तो मुसलमान मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। अब ये जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लो कि टोयोटा कोरोला जो इंडिया के अंदर 16,46,000 से शुरू होती थी, वही गाड़ी वहाँ पर 61 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये तो सिर्फ उसके एक्स फैक्ट्री प्राइजेस हैं, यानी इस पर अभी FED टैक्स और ड्यूटीज और लगने वाली हैं, जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस पर मैक्स टू मैक्स 50% तक भी टैक्स कंसीडर कर लो, तो भी इन गाड़ियों के प्राइजेस ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए एक्स फैक्ट्री के। और अगर हम करेंसी को भी एडजस्ट कर दे तो 1 INR 3.5 पाकिस्तानी रुपीस के अराउंड होता है, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी इन गाड़ियों के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी तो हैं ही, साथ ही साथ इतनी महंगी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी इनके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही बेसिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो आने वाली कोरोला थी, उसके बेस वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में मिलने वाली टॉप मॉडल कोरोला के अंदर भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं। और इस गाड़ी का एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और चलो, ये तो फिर भी मैं कोरोला की बात कर रहा था। सुजुकी ऑल्टो जो इंडिया के अंदर 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है, उसकी कीमत पाकिस्तान में 21.5 लाख रुपए है। और यही वो वजह है जिसके चलते जब इंडिया में डेवलप हुई कार्स के बारे में पाकिस्तानी से पूछा जाता है, तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। 1.5 करोड़ 13 लाख। नहीं सर जी, 13 लाख कसम से। कसम से। और यार मैं मान ही नहीं सकता भाई जान। हाँ, यहाँ पर लोगों का चौंकना लाजमी है, क्योंकि इंडिया की खुद की कंपनीज इतनी हाईली एडवांस्ड कार्स डेवलप करने में कामयाब हो पा रही हैं, और वो भी उन प्राइजेस पर दे पा रही हैं जो पाकिस्तानी प्राइजेस के सामने बहुत ही कम है। चलो, पाकिस्तान में गाड़ियों के हालात तो खराब है ही, लेकिन बाइक्स की कंडीशन तो हद से ज़्यादा बुरी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया में 90s में मिलने वाली AX100 जैसी रेक्टेंगुलर लाइट वाली मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, जिनमें सिर्फ 70 सीसी का इंजन मिलता है। और उसमें भी वहाँ पर होंडा CD70 जैसी मोटरसाइकिल का प्राइस 1.5 लाख रुपए से तो शुरू होता है। हाँ, वहाँ पर चाइनीज और जॉइंट वेंचर में डेवलप्ड 70 सीसी मोटरसाइकिल्स सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, जैसे कि 50 से 60 हज़ार रुपये में, लेकिन इनकी क्वालिटी भगवान भरोसे होती है। लेकिन जैसे ही हम 150 सीसी के सेगमेंट में एंटर करते हैं ना, इन मोटरसाइकिल के प्राइजेस 5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि सुजुकी GR150, जिसका प्राइस शुरू होता है 4,96,000 से पाकिस्तान के अंदर, और बेनेली 400 वहां पर 10,06,000 रुपए में मिलती है। तो क्यों है पाकिस्तान में इतनी परेशानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार की खराब पॉलिसीज, जापानीज कंपनीज की मोनोपोली और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, और अब वहां के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया में बनी गाड़ियां वहां पर चला पाए। Amid a grim economic outlook in Pakistan, car manufacturing companies are announcing production halts. फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली निजी कंपनी ने अपना प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब कुछ शुरू करें उससे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों पर लगने वाले टैक्सेस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तभी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। पाकिस्तान में बनने वाली कार्स पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के मुकाबले टैक्सेस काफी कम लगते हैं। यहाँ पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर सीधा सीधा ड्यूटी लगती है,
जो कि 800 सीसी की कार्स पर 13.5 लाख रुपए तक है और 16 से 1800 सीसी की गाड़ियों पर यह 80 लाख रुपए तक है। लेकिन लोकली असेंबल्ड कार्स पर पाकिस्तान में 2 तरीके के मेन टैक्सेस लगते हैं, जिसमें पहला है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लोकली बनी हुई गाड़ियों पर 12.5% ही लगता है और FED की बात करें अगर हम, तो वो 1000 सीसी की गाड़ियों पर तो 0% है, लेकिन अगर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है तो वो 40% तक लगता है। अब इन मेन टैक्सेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो वहाँ पर लगते हैं गाड़ियों पर, जैसे कि एक तो लगता है इनकम टैक्स गाड़ी खरीदते टाइम, एक लगता है टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और मोटर टैक्स। ये सभी टैक्सेस मिलकर भी ना 15 से 20 हजार रुपए तक ही होते हैं और ये ज्यादातर इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं कि इस रेंज के अंदर ये कितने रहने वाले हैं। अब ये जितने भी टैक्सेस है ना, ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर लगते हैं, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस जो लगते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर ये टैक्सेस लगते हैं। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो जहाँ ऑल्टो जैसी गाड़ी की कीमत 21 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री है, वहाँ पर ये टैक्सेस आटे में नमक की तरह दिखाई देते हैं। इन टैक्सेस से पाकिस्तान की बेसिक फिलॉसफी समझ में आती है और वो ये है कि फॉरेन इंपोर्टेड कार्स पर टैक्स लगाओ ताकि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो सके। और देखा जाए तो सेम इसी तरीके की पॉलिसीज एंड फिलॉसफी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनाई थी और इसीलिए एक नज़र में पाकिस्तान की इन पॉलिसीज के अंदर कुछ भी खराब नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स और कोचेस बनाने के मामले में पाकिस्तान की रैंक ईरान जैसी कंट्री से भी नीचे रखते हैं। हाँ, वही ईरान जहाँ पर यूएसए के अंधाधुंध सैंक्शंस लगे हुए हैं। और तो और इस रैंक में पाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसी लैंड ब्लॉक कंट्री के आसपास आती है, वो देश जिसमें आबादी हद से ज्यादा कम है। पाकिस्तान की कार मार्केट कितनी छोटी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 2021 में वहाँ पर सिर्फ 1,81,000 कार्स ही मैन्युफैक्चर की गई थी, लेकिन इसी साल इंडिया के अंदर 30,82,000 गाड़ियाँ बनाई गई थी। अरे ये तो छोड़ो, किया जैसी कंपनी जो इंडिया के अंदर 5th रैंक पर आती गाड़ियां बेचने के मामले में, उसने भी 2.5 लाख गाड़ियां बेच दी थी इस साल, जो कि पाकिस्तान देश की पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, उसके पीछे 3 मेजर पॉइंट्स हैं और उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है लैक ऑफ पॉलिसीज। और इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पॉलिसीज को इंडिया से कंपेयर करते हुए समझना होगा कि पाकिस्तान ने कहां पर गड़बड़ करी है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। आजादी के बाद दोनों ही देशों के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर हुआ करती थी और बहुत लंबे समय तक सब कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन 80 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों में पार्शियल लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि बाहर की कंपनीज भी इन देशों के अंदर अब जॉइंट वेंचर्स बना सकती थी और अपने सामान बेच सकती थी। और 1983 में पाक सुजुकी ने पाकिस्तान के अंदर असेंबली ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और इससे लॉन्च हुई थी सुजुकी मेहरान, वो गाड़ी जिसे इंडिया में मारुति 800 बोला जाता था। इंडिया में भी मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर वो इम्पोर्टेड गाड़ियां ही बेच रहे थे। लेकिन मारुति सुजुकी के अलावा 4 बड़े और जॉइंट वेंचर्स बनाए गए थे, जिसमें अगेन इंडियन और जापानीज कंपनीज शामिल थी, जैसे कि स्वराज माजदा, DCM टोयोटा, एल्विन निसान और आइशर मित्सुबिशी। अब इंडिया और पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर की शुरुआत तो एक साथ हुई थी, लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट इतनी बड़ी इसलिए हो पाई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिजनाइजेशन का प्लान था, जो कि पाकिस्तान में मिसिंग था। चलिए मैं समझाता हूँ। 90s का दौर आ चुका था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने 97 में पॉलिसीज इनिशिएटिव लिया और इसके अंदर ओपन लाइसेंस इशू किए गए, जिसमें कि आप इंडिया के अंदर असेंबलिंग कर सकते थे। बस शर्त एक थी कि पहली शिपमेंट आने के 3 साल के अंदर आपको 50% इंडिजनाइजेशन करना होगा और 5 साल के अंदर 70%। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए साल दर साल ऑटो रिलेटेड इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी कम किए गए, जैसे कि 1991 में ये थे 150%, 92 में ये हुए 110%, फिर उसके बाद ये हुए 85%, उसके अगले साल हुए 65% और फिर 95 में ये घटकर से 50% रह गए। यानी कि जो आप बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे गाड़ियों को बनाने के लिए, उन पर टैक्सेस कम करते चले गए लगातार। अब इन पॉलिसी से एक बात तो समझ में आती है कि इंडिया का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन करने का था, ताकि भारत के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके और इंडिया तेजी से R&D के अंदर मजबूत हो सके। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी जो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लोकली कर सके और उनकी R&D मजबूत हो पाए। पाकिस्तान में R&D पूरी तरीके से गायब होने के पीछे एक और रीजन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अंधा पैसा लगता है और इतना पैसा खुद से जमा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और यहीं पर काम आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी ग्रोइंग पोटेंशियल को देखकर आपको पैसा देते हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ इंडिया में 2000s के अंदर FDI का कर्व ऊपर जा रहा था, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को 2008, 2012 और फिर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, जिसने ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि FDI के कर्व को भी जमीन पर ला पटका। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तरह होम ग्रोन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सका, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो प्रोटेक्शन के लिए अच्छी लग रही थी, उन्हीं से पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो गई। फॉरेन प्लेयर्स पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने से ज्यादातर प्लेयर्स कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिर्फ 3 जापानीज प्लेयर्स ही बचे, यानी कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी मोनोपोली बना कर रख दी। और मोनोपोली कितनी ज्यादा तगड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि वहाँ पर जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर टोयोटा का मार्केट शेयर 35% था 2018 के अंदर, होंडा का था 27% और सुजुकी का था 28%। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 2019 में बढ़कर 100% हो गया सिर्फ इन 3 कंपनीज के पास, यानी कि सुजुकी के पास 57%, टोयोटा के पास 28% और होंडा के पास 15%। और यही वो रीज़न है कि क्यों पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वहाँ पर फीचर्स इतने कम आते हैं, क्योंकि 3 ही प्लेयर्स हैं और वो आपस में साठ गांठ कर लेंगे और उनको ज़रूरत ही नहीं है लोगों को कुछ प्रोवाइड करने की, सिर्फ एक इंजन और एक खोखा दे दिया, चल जाएगा काम। खैर, ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करती है ना, ये सभी की सभी जॉइंट वेंचर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं, जहाँ पर फॉरेन से सेमी नॉकडाउन या कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आती हैं और बस यहाँ पर असेंबल की जाती हैं। और एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सिर्फ एक नाम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट्स तो बाहर बने हैं, यानी कि इंजन ब्लॉक बाहर मोल्ड किया गया है, सब कुछ बाहर बना है, बस यहाँ पर लाकर उनको असेंबल किया गया है। एंड एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि छोटे बच्चे अपने लेगो पीसीस को जोड़कर अपना खिलौना बनाते हैं। अब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल आप फिर से इंडिया से ले सकते हैं। इंडिया के अंदर 5 बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, जिसमें कि मानेसर नॉर्थ में आता है, पुणे वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, जमशेदपुर कोलकाता ईस्ट में और इंदौर सेंटर में। और इन 5 बड़े क्लस्टर्स के अंदर 76 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स ग्राउंड अप बनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस स्केल पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ तो बस असेंबली प्लांट्स हैं जो कि 3 बड़े जॉइंट वेंचर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पाक सुजुकी, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी और सुजुकी मोटर से मिलकर बना है, इंडस मोटर्स कंपनी, जो कि टोयोटा और एक हाउस ऑफ हबीब नाम के पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना है, और होंडा एटलस, जो कि अगेन पाकिस्तानी कंपनी के साथ होंडा का टाई अप है। अब ये जो भी असेंबली वाला मॉडल है ना, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की गिरती हुई करेंसी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा हेवीली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेंगी ना, तो डॉलर के मुकाबले गिरते हुए पाकिस्तानी रुपीस की वजह से कीमतों में उछाल आना लाजमी है। और इसीलिए लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरेज कार के प्राइसेस 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। अब ये नंबर्स हमारे लिए सिर्फ एक हंसने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी दुखती रग है। और इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जनता वीडियोस में आकर भारत में बनने वाली गाड़ियों की डिमांड करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भारत में बनने वाली गाड़ियां बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और वहां पर मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पैसों में भी मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान की हरकतों के चलते इंडिया तो अपनी गाड़ियां वहां बेचने से रहा, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि आप लोग चलाओगे फोर्ड और थार और वो देंगे वीडियोस पे रिएक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो क्या था यार ये तो जी देखा आपने कि बेसिकली अब कंपैरिजन नहीं बनता, आ रहा है बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब कंपैरिजन नहीं बनता। पहले कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन आज की डेट में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उसकी वजह कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि 3 गुना रेट ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में, 3 गुना बढ़ गए हैं भाई। आज की डेट में जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया हर चीज़ एक्सपेंसिव है, सब्जी से लेके कार तक। और गरीब बंदा तो बाइक भी सही से न्यू नहीं खरीद सकता। अब बाइक का रेट क्या है इधर गाइस, हमारा बाइक का रेट होता था 5 साल पहले जो थी 60,000 रुपए की, और आज के दौर में वही गाड़ी 2 लाख रुपए की है। 1 to 5 की पहले प्राइस बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट में वो 3 लाख से कम मिलता ही नहीं है। और 3 लाख पूरे 3 लाख आज के दिन मतलब मिल रहा है वो।
तो और अगर सुजुकी की बात की जाए तो वो 5 लाख से नीचे है ही नहीं, जबकि पहले ये था कि वो 1.5 लाख में मिल जाती गाइस थी। सुजुकी बाइक की बात कर रहे हैं, हम कार की बात अभी कार नहीं नहीं कर कर रहे। रहा, हाँ कार का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। कार्स की बात की जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा रेट है, और कंप्यूटर का भी रेट है, और मोबाइल की बात की जाए तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक मोबाइल है उसकी प्राइस अगर 40,000 है, लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया में लेंगे तो वो हमें 20,000 या 20 से भी कम यार। 16,000 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग बताते हैं अक्सर ही कि इंडिया में भाई मोबाइल बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, और आईफोन जो है वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल जाता है। कार की बात करें ना तो कार देखो, अब इधर उधर जो कार मिल रही है 3 लाख रुपए की, 3.5 लाख की, 3.5 लाख जो कौन बेसिक सी? कार सुजुकी कार। सुजुकी कार सुजुकी ऑटो कार 3.5 लाख रुपए की इंडिया में मिल रही है, और पाकिस्तान में इसी का रेट 21 या 22 लाख रुपए, 21 लाख से लेकर 23 लाख तक, 23। हाँ क्योंकि डिफरेंट जो कि कंपनीज हैं वो अपना अपना अलग से रेट देती हैं, लेकिन फ़िक्स रेट कहीं पर भी नहीं मिलता, कोई ज़्यादा दे देता है कोई कम दे देता है। उसकी वजह यह है कि टैक्स इतने ज़्यादा पड़ते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो है ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, तो रेट तो ऐसे ही होंगे ना। इधर बिजली बहुत महंगी है तो कार की क्या बात है। बिजली हर चीज़ भाई महंगी हो चुकी है अब, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये एक अगर तरह आप से एक पेन ले लेंगे ना, लिखने वाला पेन 5 रुपए का पेन मिलता था, और आज के दौर में वही पेन 30 रुपए का है। हाँ बिल्कुल बंदा ऐसे करे क्या। 30 हर रुपए का चीज़ पेन मिल रहा है तो बंदा करे क्या। यहाँ पर स्टेबल बंदा वही है जिसकी इनकम है डॉलर में है या फिर यूरो में है, यानी कि जो बाहर से डॉलर में या यूरो में कमाता है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लाइफ गुजार सकता है। अदरवाइज़ यहाँ की करेंसी बहुत गिर चुकी है और उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में करेंसी इतनी ज़्यादा डाउन चली गई है कि पैसे की कोई वैल्यू 5,000 की यहाँ पर पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगा। तो इस वीडियो का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आपने को जाके जरूर फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।